तो वैसे 10 बार आप ओम का उच्चारण करें, और जब आप ओम का उच्चारण करें तो जो आपका फोकस होगा वो आपकी थर्ड आई, सेंटर ऑफ द फोरहेड पे होगा। आपकी आंखें बंद रहेंगी और आपने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अपना फोकस रखना है। इसके अलावा जो ओम की आवाज़ निकलेगी वो आपके पेट से निकलेगी। तो जितनी ओम की आवाज़ आपके पेट से निकलेगी उतना लंबा आपका ओम का उच्चारण रहेगा, और जितना लंबा आपका ओम का उच्चारण रहेगा उतना ज़्यादा वाइब्रेटिंग आप फील करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। जो वाइब्रेशंस होती हैं ओम की, और ओम को तो वैसे भी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है, तो वो आपको धीरे धीरे अपने अंदर महसूस होना या फील होना शुरू होगा। इसके अलावा एक और प्राणायाम आप कर सकते हैं। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं और आप योग या प्राणायाम करते हैं, या अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप इस प्राणायाम से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको वक्त मिले आप थोड़ा सा वक्त निकाल के एक शांत सी एकाग्र सी जगह में ये प्राणायाम कर सकते हैं। ये है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई करने के लिए आपने अपने थ्रोट से, क्योंकि थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो थ्रोट में होती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप्ड आपके थ्रोट में रहता है। तो ऐसे में आपने अपने थ्रोट से आवाज़ निकालनी है और वो आपके स्टमक तक जाएगी, और उसके बाद नोज से ब्रीद आउट करना है। तो ऐसे आप नॉर्मल आप सुखासन या फिर वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं, या पद्मासन आप लगा सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ आपके चिन्ह मुद्रा में रहेंगे और आपने उज्जाई की जो आवाज़ निकालनी है। जब उज्जाई प्राणायाम करना है तो इनिशियली आपसे बहुत ज़्यादा ये वॉइस होल्ड नहीं होगी, या बहुत लंबे वक्त तक आप ये आवाज़ नहीं निकाल पाएंगे। तो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस कैसे अपनी आवाज़ की ड्यूरेशन को बढ़ाना है, उज्जाई प्राणायाम की ड्यूरेशन को बढ़ाना है, वो आपको पता चलेगा। लेकिन ये है कि आपसे 5 सेकेंड, 2 सेकेंड या 10 सेकेंड जितना भी हो रहा है धीरे धीरे आप करते रहिए। इसके भी आपने 10-10 सेट्स 3 सेट्स करने हैं, और कोशिश करिए कि एक बार में कम से कम 10 बार आप उज्जाई प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। आप उज्जाई प्राणायाम करने के लिए फिर नोज से आपने ब्रीद आउट करना है। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने ब्रीद आउट करना है। अगेन ब्रीद आउट फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जब आप ब्रीद इन करते हुए अपने थ्रोट से सांस अंदर लेंगे तो वो आपको एक वाइब्रेशन इसमें भी फील होगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने ब्रेथ को नीचे ले जा सकते हैं, अपनी बेली तक ले जा सकते हैं। हम एक बार फिर से करेंगे। होल्ड इट। नाउ रिलीज योर ब्रेथ फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो उज्जाई के भी आप 10 बार प्रैक्टिस करना है आपको उज्जाई को, और 10-10 के 3 राउंड्स आप करिए। जितनी ज़्यादा आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी, और बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज है वो प्राणायाम में ही छिपा हुआ है। अब देखिए हमारे शरीर में जो 99% प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती हैं। कैंसर सेल्स लेस ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में थ्राइव करते हैं, यानी कि अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो तब कैंसर सेल्स को फूड मिलेगा और वो अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मिलेगा हमारे शरीर के अंदर कि वो थ्राइव और सर्वाइव कर सके। ऐसे में कोशिश करिए कि अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना होने दें, और जो बीमारियों का खतरा है वो ये जो प्राणायाम आप निरंतर करेंगे उनसे कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एक और मैं आपको बात बताती हूँ, अगर आप PCOD या PCOS के मरीज़ हैं तो आपने कुछ प्राणायाम रेगुलर करने हैं, जिनमें वो सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ जिनमें आपकी बेली में प्रेशर पड़ता है, और जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ मैंने आपको बताई हैं ज़्यादातर में बेली में ही प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जो ब्रेथ है वो स्टमक से ही बाहर आती है। इसके अलावा भस्त्रिका आप कर सकते हैं, और कपाल भाती प्राणायाम PCOD, PCOS और पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम कपाल भाती में ऐसे ब्रेथ को बाहर छोड़ते हैं तो
सारा प्रेशर जो है वो हमारी बेली, हमारे स्टमक में होता है, एंड दैट इज़ व्हेन द वर्क इज़ हैपनिंग। लेकिन कपालभाति प्राणायाम आपने खाली पेट ही करना है। अगर आपने कुछ खाया है तो उसके कम से कम, अगर आपने सॉलिड फूड लिया यानी कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट लंच डिनर लिया है तो उसके 3 घंटे बाद, और अगर आपने स्नैक्स वगैरह कुछ खाया है तो उसके 1 से 1.5 घंटे बाद। अगर आपने कुछ लिक्विड कंज्यूम किया है, नॉट वेरी हैवी लाइक जूसेस, अगर आपने शेक्स वगैरह किया है तो कंज्यूम तो 1 से 1.5 घंटे का गैप हो। लेकिन अगर आपने कुछ जूसेस वगैरह लिए हैं तो हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए योगाभ्यास और कपालभाति करने से पहले। अब उस आसन की बात करेंगे जिसे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद तो इस आसन को करना ही चाहिए क्योंकि ये सबसे फ़ायदेमंद आसन है और इससे जो हमारा ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन है स्टमक में, वो बढ़ता है और डाइजेशन इम्प्रूव होता है, और यही इसके पीछे का साइंस भी है। पहले आसन कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली इस आसन का नाम है वज्रासन, और ये आसन करने के लिए आपने अपने पैरों को ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद ऐसे आप अपने पंजों के ऊपर बैठ जाइए। तो जब आप अपने पंजों के ऊपर ऐसे बैठेंगे तो आपके जो पंजों का प्रेशर है वो आपके हिप्स से होते हुए आपकी बेली और आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा, और जब ये प्रेशर आपको अपनी बेली और इंटेस्टाइन में ये फील होगा तो बेसिकली जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, खासकर आपके पेट की तरफ। और जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा इसका मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट होता रहेगा। तो ये है वज्रासन करने का सही तरीका। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उसे पचाना भी पड़ता है, और जब उसे डाइजेस्ट करना पड़ता है तो उस वक्त बहुत सारा खून जो है डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, एंड डाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और उस दौरान अगर आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सारा आपके पेट के इर्द गिर्द घूमता है, आपके इंटेस्टाइन्स के आसपास घूमता है। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप नहा लेंगे तो नहाने के बाद जो ब्लड फ्लो है वो बॉडी के हर तरफ चला जाएगा, पेट से वो आपके पैर, सिर, हाथों में चला जाएगा, बिकॉज यू हैव टेकन शावर। तो ऐसे में जो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, और उसके बाद आपको कई तरह की धीरे धीरे परेशानियां अपने शरीर में महसूस होने लग सकती हैं। यही कारण है कि या तो अगर आप नहा रहे हैं तो खाना खाने से पहले नहा लें, या फिर खाना खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद आप शावर लें, या फिर आप नहाने जाएं। कम से कम जो आयुर्वेद का ज्ञान है या जो पुराने बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे, उनका यही कहना है कि सुबह उठ के नहाइए, उसके बाद नाश्ता कीजिए या खाना खाइए। और अगर आज की लाइफस्टाइल आप लोग भी जी रहे हैं जो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, जिसमें थोड़े से चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ होती हैं उनका कारण ही यही है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा चेंज है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और कौन कौन से योगाभ्यास कौन सी बीमारी में कारगर हैं, या कौन से योगा अभ्यास हमें कब करने चाहिए कब नहीं करने चाहिए, उसके बारे में आगे भी मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। फ़िलहाल आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।